तो जो अपोजिशन के लोग हैं उन अपोजिशन के लोगों को भी इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं। हम कौन सी ताकत के साथ हाथ मिलाएं कि आरएसएस का मुकाबला हो जाए। आरएसएस का मुकाबला किए बगैर आप केवल बीजेपी से लड़कर चुनाव कैसे, बीजेपी के साथ आरएसएस लड़ रहा है, फिर चुनाव आयोग भी उसमें अपना खेला कर रहा है। तो अपोजिशन पार्टियों की रणनीति में भी मिस्टेक है। ईवीएम के खिलाफ आपने जो महाअभियान चलाया पूरे देश में, इवन विपक्ष के लोगों ने भी स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में बोला कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। स्वीकार करना अलग मुद्दा है और लड़ाई लड़ना अलग मुद्दा है। जब आप हार जाते हो तो स्वीकार करते हो, जब आप जीत जाते हो तो साइलेंट हो जाते हो। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिक, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी। आपने देखा कि अभी बिहार में चुनाव गुजरा है, ईवीएम से चुनाव हुआ है और काउंटिंग करके जिस तरीके का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या आप बोलेंगे सर बिहार के रिजल्ट के बारे में? देश भर में हम लोग लंबे समय से ईवीएम को लेकर अभियान चला रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के लोग उन चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिस गंभीरता से लेना चाहिए, और इसका नुकसान अपोजिशन के लोगों को दिखाई दे रहा है। तमाम राज्यों में दिखाई दे रहा है। देश में जो चुनाव आयोग का सिस्टम है और जो अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान में दी गई। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग लगातार पक्षपात करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से तमाम परिणाम चुनाव में आ रहे हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार से आप आरएसएस बीजेपी को हराना चाहते हो, तो बीजेपी केवल बीजेपी नहीं है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है और आरएसएस के तमाम संगठन हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन के लोग हैं उन अपोजिशन के लोगों को भी इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं। हम कौन सी ताकत के साथ हाथ मिलाएं कि आरएसएस का मुकाबला हो जाए। आरएसएस का मुकाबला किए बगैर आप केवल बीजेपी से लड़कर चुनाव कैसे, बीजेपी के साथ आरएसएस लड़ रहा है, फिर चुनाव आयोग भी उसमें अपना खेला कर रहा है। तो अपोजिशन पार्टियों की रणनीति में भी मिस्टेक है। ईवीएम के खिलाफ आपने जो महाअभियान चलाया पूरे देश में, इवन विपक्ष के लोगों ने भी स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में बोला कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। स्वीकार करना अलग मुद्दा है और लड़ाई लड़ना अलग मुद्दा है। जब आप हार जाते हो तो स्वीकार करते हो, जब आप जीत जाते हो तो साइलेंट हो जाते हो। हालांकि अखिलेश जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हम हार जाएंगे तो भी, हम जीत गए हैं तो भी हम मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन केवल मानने ना मानने का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आल अपोजिशन मिलकर उस पर कितना स्टैंड ले रहा है, क्या लड़ाई लड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है ना। राहुल गांधी ने तो पूरे का पूरा मामला ही ईवीएम से हटा करके वोटर लिस्ट पे डाइवर्ट कर दिया। वोटर लिस्ट एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन केवल वोटर लिस्ट से तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता ना। वोटर लिस्ट मान लो 100% सही हो गई और ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, फिर आप क्या करेंगे? 100% वोटर, वैसे आज तक जब से हम लोग वोट डाल रहे हैं कभी भी वोटर लिस्ट सही नहीं थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी भी वोटर लिस्ट सही नहीं थी। मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट 100% दुरुस्त हो गई, वोट पड़ा, और अगर ईवीएम में पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? तो मुद्दा तो दोनों है। अगर वोटर लिस्ट एक मुद्दा है तो ईवीएम उससे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोटर लिस्ट अंतिमता तो ईवीएम में जाएगी। चुनाव के पहले एसआईआर किया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया। उस रिवीजन को पूरे देश में एक नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा में है ये बात कि ये सीए, एनआरसी और एनपीआर का बदला हुआ नाम है। सीए, एनआरसी, एनपीआर में कागज मांगे जा रहे थे और इसमें भी कागज मांगे जा रहे हैं। तो इसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की जा रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है सर। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव को देखा जाए
तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैंने जो पहले कही वो बात फिर से कह रहा हूँ कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अपोजिशन को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस के पास एक आइडियोलॉजी है, अपोजिशन के पास क्या आइडियोलॉजी है? लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए तरीका है, लकड़ी को लकड़ी से जोड़ने के लिए तरीका है, प्लास्टिक को प्लास्टिक के जोड़ने के लिए तरीका है, फेविक्विक आता है। लोग आपसे जुड़े, आपकी पार्टी से जुड़े, इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए विचारधारा एक तरीका है। तो अगर बीजेपी आरएसएस के पास हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी है, तो अपोजिशन के पास उस आइडियोलॉजी की काउंटर कौन सी आइडियोलॉजी है? अगर वो आइडियोलॉजी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कोई आइडियोलॉजी वाला कैडर बेस संगठन जैसा आरएसएस के पास कैडर बेस संगठन है, वैसा विपक्षी दलों का बिहार हो यूपी हो बैकअप करने वाला कोई आइडियोलॉजी बेस कैडर बेस संगठन क्या अपोजिशन के पास में है जो आरएसएस बीजेपी का काउंटर कर सकता है? अगर नहीं है तो खोजना पड़ेगा। बिना इसके नहीं। अगर वो हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदू कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी। और ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी क्या है? हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा करवाना है और हिंदू के नाम पर सबका सपोर्ट इकट्ठा करना है। तो आप जो बैकवर्डों के दल हैं, खास तौर से वो लोग ओबीसी एससी एसटी के मुद्दे को कितना प्रमुखता से उठा रहे हैं, कितना उठा पा रहे हैं, कितना लोगों तक जा पा रहे हैं? और अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो फेल्योर है। इस कमी को दूर किए बगैर आप आरएसएस से कैसे लड़ोगे? तो आरएसएस से लड़ने के लिए आपको कोई आइडियोलॉजी स्वीकार करना होगा, उस आइडियोलॉजी का कैडर बेस संगठन आपको सपोर्ट में लेना होगा, फिर जा करके आप कोई लड़ाई आरएसएस से लड़ सकते हो। देश में वामसेफ जैसे संगठन है जो बहुजनों के कैडर बेस संगठन है, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। अगर आप आरएसएस से मुकाबला करना चाहते हो तो देश में इकलौता संगठन वामसेफ है नेशनल लेवल पर जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी का काउंटर कर सकता है, और उससे आरएसएस के लोग डरते हैं। 4.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गए थे और आइडियोलॉजी, और वो लोग ताला बंद करके भाग गए थे। फिर उन लोगों ने कहा हम अयोध्या ले जाएंगे हेडक्वार्टर, तो उनको पता चला अयोध्या में और मजबूत है ये लोग। तो विपक्ष के लोगों को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। वो कांग्रेस को सर पे बिठाते हैं, कांग्रेस लाइबिलिटी है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। कांग्रेस लाइबिलिटी है, चाहे बिहार है चाहे यूपी है। एक सर बात ये जानना, चुनावों में साबित हो गया है। तो अपोजिशन को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। सर एक बात ये देखना चाहेंगे सर हम कि जब हम पूरे देश पर नजर डालते हैं तो एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेतृत्व उभर कर सामने आते हैं पूरे देश के पैमाने पर। लेकिन जब चुनाव का मामला आता है, इलेक्शन का पीरियड आता है, तो सारे के सारे लोग डिवाइडेड हो जाते हैं और रूलिंग क्लास के शिकार हो जाते हैं। क्या बोलेंगे सर? समस्या नेताओं को इकट्ठा करने की नहीं है, समस्या समाज को इकट्ठा करने की है। आपके पास वो आइडियोलॉजी, वो कैडर बेस संगठन होना चाहिए जो एक चुंबकीय ताकत पैदा करे और समाज आपकी तरफ, वोटर आपकी तरफ खिंचा चला है। वो क्या है? अपोजिशन के पास क्या है आज की तारीख में? और अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू। आप क्या कह रहे हैं उसके काउंटर में? आप क्या कह रहे हैं? आपके पास भी तो कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और अगर आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है तो फिर आप आइडियोलॉजी के आधार पर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो मैदान में मुकाबला कैसे कर पाए? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और बीजेपी के बैकअप में है, अगर अपोजिशन चुनाव जीतना चाहता है तो वामसेफ जैसे संगठन जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत और कैडर बेस संगठन है, ऐसे संगठनों को अगर बैकडोर से सपोर्ट लेंगे, अपने बैकअप में खड़ा करेंगे तो परिस्थितियां बदली जा सकती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि बिहार चुनाव के संबंध में और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले समय में होने वाला है उस पर क्या परिणाम आने वाले हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।